हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक नई सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हमने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को उठाया है एक एक सिस्टम्स के ऊपर, जो कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। देखें कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं और अदर जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम इस सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। The body system that collects, processes and respond to informations using electrical signals। हमारा ऐसा कौन सा बॉडी सिस्टम है जो कि कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्ड करता है इंफॉर्मेशंस को यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। तो हमने तो पहले ही आपको दिखा दिया कि हमारे ये जो भी स्लाइड्स है ये हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर है, तो ये आंसर तो जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम होगा। पर आपको ये पता होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, तो इसीलिए आंसर हमारा बी करेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दी सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर। तो सपोर्टिव सेल्स, हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह की सेल्स से मिलके बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। नर्वस सिस्टम दो तरह की सेल्स से मिलके बना हुआ होता है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, हमारा न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन क्या होता है, एग्जैक्ट नर्व्स को जो है वो डेवलप करती है, और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं, वो एक तरह से सपोर्टिव सेल्स होती हैं, सपोर्ट करती हैं नर्वस सिस्टम को। तो ऑप्शन बी, ग्लियल सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स इन सीएनएस आर। हमारे मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जो पैथोजेंस को, जो फॉरेन एंटीजेंस होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं, तो वो हमारे सीएनएस में किस नाम से प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल, माइक्रोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस आप डायरेक्टली देख सकते हो, माइक्रोग्लियल बोलते हैं उसको। द स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय। स्पाइनल कॉर्ड की जो माइलिन शीट होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, तो वो स्वान सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती हैं, ये हमारा जो ब्रेन की माइलिन शीट होती हैं, ब्रेन की जो नर्व्स की माइलिन शीट होती हैं उसका डेवलपमेंट करती हैं। ऑस्टियोसाइट्स हमारा बोन्स का डेवलपमेंट करता है। माइक्रोग्लिया भी मैंने बताया माइक्रोफेजेस होते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स। तो ट्रांसलेशन हमारा जो फिजिकल एनर्जी का है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो होता है वो टर्म होता है हमारा ट्रांसलेशन का। इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि सेकंड क्या होता है, स्टेज क्या होता है, तो उसका मैंने पूरा एक बना रखा है, 4 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, तो मैं दिखाता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन था, मैंने उससे पीछे लगा रखा है ये 4 फेजेस ऑफ पेन अकरेंस। पेन का अकरेंस कैसे होता है, पेन भी तो हमारा एक सिग्नल्स के थ्रू होता है, तो पेन का अकरेंस होता है, उसमें पहला स्टेज क्या होता है, ट्रांसडक्शन, जिसमें क्या होता है सिग्नल्स जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या होता है हमारा, ट्रांसमिशन होता है, सब सिग्नल्स हमारे जनरेट हो गए, देन उसका ट्रांसमिशन होता है, देन मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन के बाद हमारा परसेप्शन होता है, उससे वो हमें पता चलते हैं वो सिग्नल्स। ये आप याद रखिएगा, और भी कई बार आ सकता है कि थर्ड स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, या लास्ट स्टेज क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। हम चलते हैं वापस से उस क्वेश्चन पे।
ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स, उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। इनकमिंग सिग्नल्स यानी कि जो भी इम्पल्स आ रही हैं दूसरे न्यूरॉन से, उसको जो है रिसीव करने का काम कौन करता है? तो ये हमारे क्या पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन दिए हुए हैं, एक्सॉन, साइनेप्स, डेंड्राइट्स, माइलिन शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक न्यूरॉन का जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या है, ये सेल बॉडी हमारी, न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट्स है, ये माइलिन शीट, एक्सॉन और ये एक्सॉन टर्मिनल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल्स किस में फ्लो में आते हैं, तो ये डायरेक्शन होता है इम्पल्स का। डेंड्राइट से जाता है हमारा सेल बॉडी के अंदर, देन सेल बॉडी से एक्सॉन, एंड एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स में। तो एक्सॉन तो हमारा डेंड्राइट्स क्या होता है, ये रिसीव करता है सिग्नल्स को। ये डायरेक्शन देख सकते हो आप, बना हुआ है डायग्राम के अंदर। तो आंसर क्या होगा हमारा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इम्पल्स को क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं, वो लेके फिर आगे की तरफ जाता है न्यूरॉन में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। कौन कौन से मतलब न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, और एक उसके अंदर क्या होगा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, जिसको हमें टिक करना है, तो वो आंसर होगा। तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड ये भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, सीरोटोनिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ट्रोपोनिन क्या होता है, ये मसल प्रोटीन होता है। मसल प्रोटीन, इसलिए ये हमारा आंसर है ट्रोपोनिन। What is the correct order of meninges from the inside towards the outside? तो हमारा meninges जो होता है 3 लेयर में प्रेजेंट होता है, हमारा ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, देन पाया मैटर। तो इसका हमें ऑर्डर बताना है कि वो क्या ऑर्डर रहता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड से आउटसाइड में क्या ऑर्डर रहता है, तो इनसाइड में सबसे पास में होता है हमारा पाया मैटर, देन फिर होता है हमारा एरेक्नॉइड मैटर बीच में होता है, देन उसके बाद होता है हमारा ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हो कि जैसे पास है, पास मतलब पास में कौन सा होगा, पाया मैटर। पी से पास, पास मतलब पाया मैटर हमारा पास में होगा ब्रेन के। डी से क्या होगा, दूर, और दूर से क्या है, ड्यूरा मैटर। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, पाया, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रेन CSF इज सिक्रीटेड, यानी कि हमारे कौन से ब्रेन के पार्ट में से CSF क्या होता है, सिक्रीट होता है। तो आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं में से हमारे 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ पे CSF का प्रोडक्शन होता है। तो और वो जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जिसे हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस से जो होता है हमारा CSF का प्रोडक्शन होता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। सिंपल सा है, हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वही ये सारे जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है, बैलेंस, पोस्चर, इक्विलिब्रियम का। तो वो क्या है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा होता है सेरिबेलम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फंक्शन ऑफ ब्रेन एक्सेप्ट, मतलब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, गलत है हमारा ब्रेन के हिसाब से, ब्रेन के फंक्शन के हिसाब से। तो सेरिब्रम और 4 ब्रेन कंट्रोल्स मेंटल एंड बिहेवियर थॉट्स। ठीक है, सेरिब्रम ये काम करता है, तो ये ऑप्शन सही है। ब्रेन स्टेम्स और मिड ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारा क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, जो कि हमारा रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ठीक है। ये सेरिबेलम और हिंड ब्रेन रेगुलेट्स मसल टोन और पोस्चर। सेरिबेलम एंड हिंड ब्रेन रेगुलेट्स मसल टोन एंड पोस्चर। तो हाँ, ये ऑप्शन भी सही है। सेरिब्रम और फोर ब्रेन हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्स। हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही है। बट यहाँ पे मैंने ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे दिया हुआ ब्रेन स्टेम और मिड ब्रेन, यानी कि इन दोनों का क्या काम होता है, क्या रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करना? नहीं, ये सिर्फ क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ही सिर्फ जो है रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पे मिड ब्रेन दे दिया, मिड ब्रेन का ये काम नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत होगा। हम आप ऐसे ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट करके भी आप करेक्ट कर सकते हो। Which part of brain controls and integrate activities of autonomic nervous system? तो हमारा कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईटिंग बिहेवियर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। ईटिंग बिहेवियर को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है? ये भी हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल और रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर हीट रेगुलेटिंग सेंटर। हीट रेगुलेटिंग सेंटर क्या है? वो भी हमारा हाइपोथैलेमस ही होता है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू मैंने दिखा दिया कितने सारे जो है फंक्शंस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के। एएनएस को जो है एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना, देन फिर हमारा ईटिंग बिहेवियर जो है और इसको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। टेम्परेचर है, हीट रेगुलेशन करना, हमारा स्लीप साइकिल जो होता है उसको भी रेगुलेट हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। जो ऐसे इसके फंक्शन है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा सा क्लिनिकल्स के ऊपर है। ड्यूरिंग हेड इंजरी व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर? हेड इंजरी के चांसेस में कौन सा कॉज होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है? तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की क्या वजह होती है हेड इंजरी में? तो वह भी मैंने बताया कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर हाइपोथैलेमस को कोई इंजरी हो जाती है हेड इंजरी के टाइम पे, तो उससे क्या होगा, डेविएशन होगा हमारे टेम्परेचर के रेगुलेशन में। तो उसकी वजह से हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर कम भी हो सकता है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस की इंजरी की वजह से होगा। दी पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम्स के हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन स्टेम का हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। तो ऑप्शन जिसमें 2-2 दिया है उसको तो आप ऐसे ही हटा दो। 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिबेलम नहीं होता है ब्रेन स्टेम का पार्ट, वैसे ही लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। आप अगर स्ट्रक्चर देखो ब्रेन का तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो 3 पार्ट्स होते हैं होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इससे क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जनरेशन हो जाता है, वो अलग हमारा हो जाता है। विच कॉर्टिकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच? ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच और अगर स्पीच रिकॉग्निशन है, दोनों ही अलग अलग होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच हमारा क्या होता है, ब्रोकाज एरिया जो होता है उसकी वजह से होता है। और जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है स्पीच का वो हमारा वर्निक्स रीजन की वजह से होता है। या फिर मोटर स्पीच कई बार आ जाता है, मोटर स्पीच एंड वर्बल स्पीच, तो उसमें ये हमारा ब्रोकास रीजन होगा, ब्रोकास एरिया। inability to speak inability to speak understand and the spoken words is called। अगर कोई इंसान जो है वो बोल नहीं पाता है या फिर समझ नहीं पाता है जो वर्ड्स बोले गए हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं हम एफेजिया। एफेशिया, ठीक है। एफेशिया इज द कंडीशन इन विच द पर्सन इज अनएबल टू स्पीक
speak or understand the spoken words. Name the neurological disorder characterized by loss of ability to execute or carry out skilled movement and gestures despite having desires and physical ability to perform them. तो हमें यहाँ पे बताना है the neurological disorder characterized by loss of ability to execute or carry out skilled movement and gesture. मूवमेंट एंड जेस्चर्स जो है नहीं कर पाता है कोई पर्सन, जबकि उसकी डिज़ायर्स होती हैं उसको परफॉर्म करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एप्रेजिया। एप्रेजिया आपने अगर साइकोलॉजी नहीं साइकेट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई अगर पर्सन जो है किसी और के अगर कोई मोटर रिस्पॉन्स है, अगर हाथ वो बाय कर रहा है तो अगर वो बार बार रिपीटेड मूवमेंट वैसा ही कर रहा है तो उससे हम इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। तो उसी से आप देख सकते हो प्रेक्सिया का मतलब होता है मूवमेंट कराना, तो उसकी वजह से ए लगा दोगे तो वहाँ पे हो जाता है कि वहाँ पे वो हो नहीं रहा है वो काम, ठीक है, तो एप्रेक्सिया आप उस तरह से भी रिलेट कर सकते हो। Which called the gateway of pain according to principle of pain sensation. पेन सेंसेशन के हिसाब से कौन सा जो है हमारा जो है गेटवे ऑफ पेन है। गेटवे ऑफ पेन यानी कि कहाँ से हमें जो है पेन का पता चलता है। तो हमारे पेन का जो पता चलता है हमें वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को जो है वो सिग्नल्स पहुँचते हैं, तो उसके थ्रू हमें पेन का पता चलता है। तो इसीलिए गेटवे ऑफ पेन हम स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड प्रोसेस नोसिसेप्टिव पेन। नोसिसेप्टिव पेन में क्या है, हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या होता है। तो पेन भी हमारे एक सेंसरी रिस्पॉन्स ही है। तो उसके मैंने 4 फेजेस आपको बताए थे, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे 4 फेजेस होते हैं पेन अकरेंस के। तो उसका सबसे पहले होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी मैंने आपको बता दिया किसके अंदर क्या होता है। जैसे कोई भी फिजिकल स्टिमुलस है उसको हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में उसका कन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है। फिर देन वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है जो भी हमारा ब्रेन है उस तक। फिर मॉड्यूलेशन हुआ, वो उसको भी डिसाइड किया जाता है ना कि किस एरिया का है वो, तो उसको अलग अलग पार्ट में भेजा जाता है, वहाँ से फिर हमें परसेप्शन पता चलता है उस पेन का। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं। तो पूछा कौन सा है, कॉल्ड सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन। पहला ट्रांसडक्शन, देन ट्रांसमिशन, देन मॉड्यूलेशन एंड लास्ट में क्या होता है, परसेप्शन, हमें पता चलता है। Thick collection of nerve fibers that connect the 2 hemisphere of brain is called। हमारे जो होते हैं कुछ नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं दोनों हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के हमारे 2 हेमिस्फेयर होते हैं, आपको पता होगा। सेरिब्रम क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। तो उनको कौन से जो है फाइबर्स जो है कनेक्ट करके रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है कनेक्ट करके रखता है। लीजन, लीजन का मतलब क्या, जैसे आप सोचते हो कोई ट्रॉमा हो गया, चोट लगी है, वहाँ पे घाव हो गया, तो अगर लीजन इन ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम अफेक्ट्स, हमारे अगर ऑसिपिटल लोब के अंदर कोई घाव हो जाता है तो वो किस पे अफेक्ट करेगा। तो ऑसिपिटल लोब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अफेक्ट भी हमारे विजन को ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पेन दैट डेवलप्स विथ इन ऑर्गन्स इज कॉल्ड। हमारा जो पेन है अगर कोई ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विसरल पेन। विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो उसे हम विसरल पेन बोलते हैं। स्ट्रेस कॉजेस रिलीज ऑफ, स्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, आपको ये बताना है। आप ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मैं इसका आंसर आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन press the thumbs up button and subscribe to my channel. Press the bell icon for the latest updates.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।